गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम जीएसटी का रिवीजन कर रहे थे सी इंटर के लिए। आपके अपन ने पेज नंबर 3.59 तक रीड कर लिया था। चार्ज ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर चल रहा है थर्ड। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ रहे थे, आपने अब तक पढ़ लिया था। ये कंपोजिशन स्कीम जो होती है, अगर आपका लास्ट ईयर का जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है और जो स्पेशल स्टेट है वहाँ पे 75 लाख रुपये से एक्सीड नहीं करता है, तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम लेने का फ़ायदा बस इतना है कि आपको कम रेट से देना होता है जीएसटी, पर आपको इनपुट टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जो खरीदने पे आप टैक्स पे कर रहे हैं, जिसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं, वो आप आउटपुट टैक्स में डिडक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो। और आपने ये भी पढ़ लिया था कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटरेस्टेड इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज, आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल जीएसटी में, इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज। आपने पढ़ा था कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं तो आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गुड्स या सर्विस नहीं दे सकते। पर अगर आप लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, खरीदने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेच नहीं सकते, अगर आप बेचेंगे तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा। पर परचेज कर सकते हैं, दूसरे स्टेट से सामान आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, अ पर्सन एंगेज इन मार्जिनल, मार्जिनल मतलब थोड़ा बहुत, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। सेकंड प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 रीड विद सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। अभी आपने पढ़ा था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ले सकता है कंपोजिशन स्कीम, जो ट्रेडर है वो ले सकता है कंपोजिशन स्कीम, और जो सर्विस प्रोवाइडर में रेस्टोरेंट वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं जो सर्विसेज देते हैं वो ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। इनके अलावा और कोई कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, ठीक है, जो आपने पढ़े थे लिस्ट। अब मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ या मैं ट्रेडर भी हूँ और मैं सर्विस भी दे रहा हूँ साथ में, तो क्या मैं कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ? क्वेश्चन यहाँ पे ही उठता है, क्योंकि आप तो मैन्युफैक्चर हैं, ट्रेडर हैं, प्लस सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो क्या आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? तो जीएसटी ने बोला कि अगर कोई मैन्युफैक्चर ट्रेडर है और कोई सर्विस भी दे रहा है तो सर्विस पे एक लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा दोगे तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। इस लिमिट के अंदर दे रहे हो सर्विस तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो वो लिमिट आपको पढ़नी है। लिमिट क्या है कि जो लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर था, जो लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर था, जैसे मान लीजिए आपका 50 लाख का टर्नओवर था लास्ट ईयर, तो जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है उसका 10% निकालिए 5 लाख, या लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 लाख है, इसे 60 लाख कर लेते हैं समझने के लिए। 60 लाख का 10% 6 लाख या 5 लाख, एक लिमिट दे रही टैक्स वालों ने 5 लाख। विच एवर इज हायर, आप उतने की सर्विसेज दे सकते हैं। यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं और आप साथ में कोई सर्विसेज भी देते हैं, जैसे मान लीजिए आप टायर बेचते हैं और फिर सर्विस भी देते हैं, टायर लगवाने आता है तो आप सर्विस भी देते हैं ना, उसको टायर लगवा रहा है वो आपसे, तो आप उसे सर्विस भी दे रहे हैं, तो आप सर्विस चार्जेस भी लेते हैं। टायर की वैल्यू तो लेंगे प्लस सर्विस चार्जेस भी लेते हैं। आप टायर की मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं तो सर्विस चार्जेस लेते हैं, रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो सर्विस भी दे रहे हैं आप। तो सर्विस पे एक लिमिट है कि आप जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में जितनी भी आपका टर्नओवर था, या तो उसका 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में से ज़्यादा हो उतने लिमिट की सर्विस दे सकते हैं। यानी इस केस में आप 6 लाख रुपए की सर्विस दे सकते हैं गुड्स के साथ में। अगर आप ये 6 लाख रुपए से ज़्यादा की सर्विस से देंगे गुड्स के साथ में तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। देखिए, फंडामेंटली द कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स कैन बी अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, केवल गुड्स के लिए ही ले सकते हैं कंपोजिशन स्कीम, और ओनली वन सर्विस के लिए ले सकते हैं जिसका नाम है रेस्टोरेंट सर्विसेज। हाउएवर देर आर केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं वेयर अ मैन्युफैक्चरर, यानी कोई मैन्युफैक्चरर जो पहले बनाएगा फिर बेचेगा, और ट्रेडर जो बना बनाया सामान खरीदता है फिर प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचता है, इज ऑल्सो एंगेज, वो भी एंगेज है, मतलब कर रहा है इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। इन रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा भी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर भी कोई सर्विस दे सकते हैं। दो द परसेंटेज ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सप्लायर ऑफ गुड्स, और बहुत कम वैल्यू की वो सर्विसेज दे रहे हैं। with a view to enable such taxpayer to avail of the benefit of composition scheme for goods, तो ऐसे लोगों के लिए जो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं वो भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकें। सेकेंड प्रोविजो, प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन जोड़ा गया टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 परमिट मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि वो थोड़ी बहुत सर्विसेज दे सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट वाला तो दे ही सकता है, उसको तो मिल ही जाएगी कंपोजिशन स्कीम,
नॉट सप्लाइंग अल्कोहल लिकर, पर वो रेस्टोरेंट जो शराब नहीं बेचे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वही कंपोजिशन स्कीम ले सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस एज द केस मे बी। दिस स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग, यानी इतनी लिमिट की ही आप सर्विसेज दे सकते हैं 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल, यानी लास्ट ईयर जो आपकी टर्नओवर था, सेल था, सप्लाई की जो वैल्यू थी उसका 10% या 5 लाख विच एवरेज हायर, आप उतनी ही सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ तक आई गया होगा। दस इट कैन बी इन्फर्ड, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट वेयर द टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन फॉर गुड्स इज अप टू 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 50 गुड्स के केस में 50 लाख है, ही कैन सप्लाई सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस अप टू वैल्यू ऑफ 5 लाख, इसका 10%। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मान लीजिए आपका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर है वो 50 लाख था, तो इसका 10% 5 लाख की आप सर्विसेज दे सकते हैं द करंट फाइनेंशियल ईयर में। फर्दर द टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, जब भी आप टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन का, स्कीम इज मोर देन 50 लाख एंड अप टू 1.5 इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, 1.5 करोड़ से तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए टर्नओवर, अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर आप वैसे कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, राम सेवक इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, आप गुड्स की सप्लाई करते हैं। हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रुपीज 60 लाख, आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 60 लाख है, तो अगर आप सर्विसेज भी देंगे तो मैक्सिमम 6 लाख की सर्विसेज दे सकते हैं। आपने पढ़ा था तो लास्ट ईयर के टर्नओवर का 10% यानी 6 लाख आएगा यहाँ पर, और 5 लाख विच एवर इज हायर। सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है टर्नओवर लास्ट ईयर, ही इज़ एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं इस साल। फर्दर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई सर्विसेज, आप सर्विसेज भी दे सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस वाले की बात नहीं हो रही, उसके अलावा further in the current financial he can supply services other than restaurant services up to a value of not exceeding 10% of no, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 60 लाख का 10%, 6 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर। Thus, he can supply services up to a value of rupees 6 lakh in the current financial year, आप 6 लाख रुपए तक की सर्विसेज दे सकते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर में। इफ़ द वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड एक्सीड रुपीज 6 लाख, अगर आप 6 लाख रुपीज से ज़्यादा की सर्विसेज देते हैं, ही बिकम इनएलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, फिर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे एंड हैज़ टू ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। ऑप्ट आउट मतलब स्कीम से बाहर होना पड़ेगा, ऑप्ट इन मतलब स्कीम में आ सकते हैं, ऑप्ट आउट मतलब आपको स्कीम से बाहर होना पड़ेगा, यानी नॉर्मल रेट से आपको देना होगा जीएसटी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट इनकम टू बी एक्सक्लूडेड, यानी जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक अकाउंट के एफडी वगैरह पे, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, टू बी एक्सक्लूडेड, उसे हटा दिया जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, एक्सप्लेनेशन टू सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ये तो हमने पढ़ लिया था कि टर्नओवर की जब भी बात की जाएगी, आपका टर्नओवर देखकर जब भी आप कंपोजिशन स्कीम के पर्सन का टर्नओवर देखते हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा है नहीं, उसमें इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि कोई इंटरेस्ट मिला बैंक से, इनकम तो है पर वो टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। अंडर सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहा है, मे सप्लाई सर्विस, आप सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस नहीं होना चाहिए, और वैल्यू नॉट एक्सिंग 10%, आप पढ़ चुके हैं कि जो सर्विसेज देंगे आप वो टर्नओवर की वैल्यू के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और रुपीज़ 5 लाख विच एवर इज हायर। Thus, while computing value of service other than restaurant service as referred this provision, interest और लोन, अगर आपको वो इंटरेस्ट मिलता है लोन पे, डिपॉजिट पे, एडवांस में, will not be taken into account, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। The provisions relating to composition levy, ठीक है, यहाँ पे अपन गुड्स और कंपोजिशन लेवी की बात आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हेयर आफ्टर एप्लीकेबल टू बोथ कंपोजिशन गुड्स एज वेल एज कंपोजिशन लेवी सर्विस, यानी जो प्रोविजन आप पढ़ने जा रहे हैं ये गुड्स पे भी अप्लाई होंगे और सर्विस के केस में भी अप्लाई होंगी। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर कंपोजिशन लेवी रूल 5, अगर आप एक बार कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं तो आप पे कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, ठीक है। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, एक बार आप कंपोजिशन लेवी और चार्ज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आ जाते हैं, हैज़ टू कंप्लाई, कंप्लाई मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना, फुलफिल करना, तो आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी विद द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला,
ही शैल पे टैक्स, आपको टैक्स देना होगा अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ट सप्लाई यानी परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। आपने पढ़ा था रिवर्स चार्ज के केसेस में कि जो सप्लायर होता है वो नहीं देता है जीएसटी, जो रिसिपिएंट होता है, जो बायर होता है, उसे देना होता है जीएसटी। तो उन केसेस को जीएसटी में रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो अगर रिवर्स चार्ज लग रहा है और आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं तो आपको परचेज पे तो जीएसटी देना होगा, पर नॉर्मल रेट से। रिवर्स चार्ज की जो चीज़ें हैं जिन पर रिवर्स चार्ज लग रहा है उन पर नॉर्मल रेट से ही जीएसटी देना होता है। आप उन पर कंपोजिशन स्कीम की रेट का बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। उसमें आपको जो नॉर्मल रेट है जीएसटी के, जैसे 18% रेट है और रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है तो 18% से देना होगा जीएसटी। वहाँ पे आप 1% और 5% वाला बेनिफिट नहीं ले सकते। ही इज़ नाइदर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, यानी अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप आगे भी पढ़ेंगे, एक ऐसा पर्सन जो किसी ऐसे दूसरे स्टेट में जाके कुछ टाइम के लिए बिजनेस करना चाहता है टेम्प्रेरी बेसिस पे, उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया के बाहर से आके इंडिया में बिजनेस करना चाह रहा है उसे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। ये दोनों कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट, he shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax on supply। आप जब भी बिल बनाएंगे तो आपको उसकी हेडिंग डालनी होगी कि आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं और आप लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जो कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन है वो बिल बनाते समय कंपोजिशन स्कीम में टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा लोगों से। जैसे आप गुड्स बेच रहे हैं 10,000 रुपीज़ का और आपको 1% से देना पड़ेगा जीएसटी। आपने पढ़ा था 1% रेट है मैन्युफैक्चर ट्रेडर पर, राइट। तो आप ऐसे बिल नहीं बनाएंगे कि 1% इसका लगाएंगे, ठीक है, और बिल ऐसे बना के दे देंगे आप, ये गलत माना जाएगा। कंपोजिशन स्कीम वाले को अलाउड ही नहीं है पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करना, यानी वो पब्लिक से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो बिल आप कैसे बनाएंगे? जनरली बिजनेसमैन अपनी जेब से तो देगा नहीं, बर्डन तो वो कस्टमर पर डालेगा, पर गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया कि बिल बनाते टाइम आप टैक्स को शो नहीं करेंगे, यानी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले से अपनी गुड्स की वैल्यू बढ़ा के रखेगा, बिल वो ऐसे बना देगा और आपसे पैसा लेके सरकार को पे कर देगा, पर वो शो नहीं करेगा बिल में कि वो आपसे कोई टैक्स रिकवर कर रहा है। एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम, आप बिल जो भी वो बिल ऑफ सप्लाई आपको देगा उसके टॉप पे उसे लिखना होगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ एंड आई एम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, और मैं टैक्स ऑन सप्लाई नहीं लूँगा। आप पढ़ चुके हैं इनवॉइस, तो समझते हैं इनवॉइस और बिल। जीएसटी में दो तरह के ही इनवॉइस हैं, एक तो टैक्सेबल इनवॉइस होता है जिसे टैक्स इनवॉइस आप बोलते हैं। जब कोई बिल बनाते समय टैक्स को अलग से शो करता है, आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, जब कोई पर्सन बिल बनाते टाइम टैक्स को अलग से शो करता है बिल में, तो उस बिल को हम टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है। और जब बिल बनाते टाइम टैक्स को अलग से शो नहीं किया जाता है, कोई रीज़न हो सकता है, जैसे आप कंपोजिशन स्कीम में हैं या फिर आप जो गुड्स बेच रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है या टैक्स फ्री है और जीएसटी के दायरे में नहीं आते, तो ऐसे बिल को बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। यानी जब बिल में टैक्स को नहीं शो किया जाता है तो ऐसे बिल को बोलते हैं आप बिल ऑफ सप्लाई। और जब बिल बनाते टाइम टैक्स को शो किया जाता है बिल में तो ऐसे बिल को आप बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। तो वो बिल ऑफ सप्लाई देगा कंपोजिशन स्कीम वाला आपको। अब जहाँ पे भी उसका ऑफिसेस होगा उसके बोर्ड पे वो मेंशन करेगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ, ताकि कस्टमर समझ जाए कि वो जिससे सामान ले रहा है वो कंपोजिशन स्कीम में आता है। ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, आपको मेंशन करना होगा कि आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्ले एट द प्रोमिनेंट मतलब उचित प्लेस पे जो दिखाई दे। ये थोड़ी बिल्कुल कोने में लिख देंगे छुपा के कहीं, आपको बिल्कुल ऐसी जगह लिखना है ये चीज़ कि दिख जाए कस्टमर को। प्लेस एट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एवरी एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, आपको मेन हेड ऑफिस पे भी लिखना है और जहाँ पे भी आपके ब्रांचेज हैं सेम स्टेट में यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पे मेंशन करना है कि आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। फर्दर वेयर द गुड्स हैड इन स्टॉक बाय हिम, और मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम नहीं थे, पहले तो आप नॉर्मल स्कीम में थे, अब आपने 1 अप्रैल से इस करंट फाइनेंशियल में कंपोजिशन स्कीम ले ली, तो टैक्स वाले ने बोला कि जो स्टॉक आपके सामान में पड़ा हुआ है, जो क्लोजिंग स्टॉक है जो नहीं बिक पाया था, जो आपके सामान में बिका हुआ है, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा नॉर्मल रेट से, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो। फर्दर वेयर द गुड्स हैड इन स्टॉक, जो आपके पास में रखा हुआ है गुड्स स्टॉक में, बाय हिम आर लायबल टू बी टैक्स, उस पर टैक्स दिया जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। द टैक्स देयरऑन हैज़ बीन पेड अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। आपको रिवर्स चार्ज के तौर पर इन चीज़ों पे टैक्स पे करना होगा। यानी जब भी रिवर्स चार्ज लगेगा, चाहे आप कंपोजिशन स्कीम में हो या ना हो, नॉर्मल रेट से ही आपको जीएसटी देना होगा।
ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं फॉर गुड्स मस्ट नॉट बी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपको अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो अगर आप ये गुड्स बनाते हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आप ये गुड्स बनाते हैं तो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आइसक्रीम बनाते हैं, अदर ईडिबल आइस, कोई भी खाने की आइसक्रीम बनाते हैं, वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, चाहे उसमें कोको पाउडर मिला हो या नहीं मिला हो। फिर पान मसाला बनाते हैं, ऑल गुड्स दैट इज टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्सटीट्यूट बनाते हैं, एरेटेड वाटर बनाते हैं आप, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। फ्लाई एंड ऐश ब्रिक्स बनाते हैं, फ्लाई ऐश एग्रीगेट फ्लाई ऐश ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ फोसिल मील्स और सिमिलर सिलीसियस अर्थ बनाते हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स बनाते हैं, अर्थन और रूफिंग टाइल्स आप बनाते हैं। तो अब मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, तो प्रोसेस क्या है वो बताया जा रहा है। इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी रूल 3 एंड 4, आपको इंटीमेट करना होगा, डिपार्टमेंट को बताना होगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। ठीक है। इंटीमेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जो लेना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम उसे बताना होगा। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, जो पहले जीएसटी में नहीं आता था, एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मे गिवन ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिलता है टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, कि आप कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं इन पार्ट बी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। पार्ट ए और पार्ट बी दो होता है, ए में नॉर्मल डिटेल, बी में आपको कंपोजिशन स्कीम की डिटेल देनी होगी अगर आप लेना चाहते हैं। द सेम शैल बी कंसिडर एज एन इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, और ये अज्यूम किया जा रहा है कि आप कंपोजिशन स्कीम में आएंगे, इंटीमेशन मान ली जाएगी जब अभी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। सच इंटीमेशन शैल बी कंसिडर ओनली आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा वहाँ से आप कंपोजिशन स्कीम में काउंट होंगे। तो ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, इफेक्टिव होगा, उस डेट से आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव, रजिस्ट्रेशन नंबर उस दिन से इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना था, वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम सच डेट। मान लीजिए आपका आज जो जीएसटी का आपका 40 लाख तक तो आपको देना नहीं था, जीएसटी आप पढ़ चुके हैं, 40 लाख तक तो लगता ही नहीं है, 40 लाख से ऊपर हो गया आज टर्नओवर, ठीक है, 3 सितंबर को 40 लाख से क्रॉस कर गया टर्नओवर, तो आपको लेना पड़ेगा अब जीएसटी नंबर, और आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं तो आपने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए 5 सितंबर को अप्लाई किया 2 दिन बाद, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ 7 सितंबर को। तो क्वेश्चन उठता है जो 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में, 6 तारीख के बीच में जो मैं 3 दिन सामान बेचा, क्या उस दिन भी मैं कंपोजिशन स्कीम में आऊँगा? बिल्कुल आओगे। उस पर भी उन 3 दिन भी जो आपने सामान बेचा उस पर भी आपको कंपोजिशन स्कीम से ही देना होगा, जीएसटी नॉर्मल रेट से नहीं देना होगा। भले ही जीएसटी नंबर 7 तारीख को मिला पर आपने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया था, यानी जिस दिन आप जीएसटी देने के लिए लायबल हुए 3 सितंबर, उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने अप्लाई कर दिया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जिस दिन अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर मिला उस दिन से तो देंगे आप कंपोजिशन स्कीम, उससे पहले भी सामान बेच रहे थे उस पर भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा, कम रेट से देना होगा सामान। पर अगर मान लीजिए 30 दिन बाद हम अप्लाई करते हैं, जैसे 3 सितंबर की जगह को ले लेना चाहिए था, जीएसटी नंबर अप्लाई कर देना चाहिए था, हम अप्लाई करते हैं 5 अक्टूबर को, जीएसटी नंबर मिलता है 10 अक्टूबर को, तो आपको मिला 30 दिन बाद आपने अप्लाई किया और 30 दिन बाद ही आपको जीएसटी नंबर अलॉट हुआ कंपोजिशन स्कीम में। तो 10 अक्टूबर से 3 सितंबर से लेके 9 अक्टूबर के तक की जो सेल है उस पर फिर आपको नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी, उस पर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं किया था। तो आप माना जाएगा आप कंपोजिशन स्कीम में 10 अक्टूबर से ही आए, तो 10 अक्टूबर से ही आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलना शुरू होगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते, जिस दिन आप लायबल हुए जीएसटी देने के लिए उसके 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देंगे, तो फिर बैक डेट से जिस भी दिन आप लायबल थे उस दिन से ही आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ये बोल रहे हैं वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड, जब आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं बाय द एप्लीकेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, 30 दिन के बाद सबमिट करते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए थे, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा, शैल बी द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। इंटीमेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, आप इंटीमेट करेंगे कि आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं।
बताएंगे रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, जो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम चुनी है, शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी होगी, डिपार्टमेंट नहीं जाना होगा, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑन द GST पोर्टल www.gst.government.in। द इंटीमेशन शैल बी फाइल्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल, आपको 1 अप्रैल से पहले ही देनी होगी। अगर आप GST में पहले से रजिस्टर्ड थी और अब आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो 1 अप्रैल से पहले आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, हाँ मेरे पास GST नंबर तो है पर अब मैं नॉर्मल रेट से नहीं देना चाहता, मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूँ, तो आप डिपार्टमेंट को 1 अप्रैल से पहले इन्फॉर्म करेंगे। ही शैल ऑल्सो फर्निश द स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन रूल 44 क्लॉज सब रूल 4 ऑफ CGST रूल। आपको एक स्टेटमेंट में देना होगा इनपुट टैक्स रिलेटेड, वो आप आगे पढ़ेंगे। विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, 30 दिन के अंदर आपको ये स्टेटमेंट जमा कराना होगा। एनी इंटीमेशन, मान लीजिए मेरे 10 स्टेट में बिजनेस चलते हैं और मैंने एक स्टेट में बता दिया कि मैं कंपोजिशन स्कीम में आ रहा हूँ, तो क्या मुझे हर 10 स्टेट में बताना होगा? अलग अलग नहीं, एक स्टेट में बता दिया तो माना जाएगा आप सभी स्टेट में कंपोजिशन में आ गए। ऐसा नहीं होगा कि आप राजस्थान में कंपोजिशन स्कीम में आएंगे और मध्य प्रदेश में अलग स्कीम में आएंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके GST में सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपके 10 स्टेट में बिजनेस चलते हैं तो 10 स्टेट में GST नंबर लेना होगा, स्टेट वाइज GST नंबर लेना होगा। पर कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने एक स्टेट को इन्फॉर्म किया तो दूसरे डीम टू बी एज्यूम है कि दूसरे स्टेट में भी आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान में कंपोजिशन स्कीम ले लूँ, मध्य प्रदेश में नॉर्मल नहीं, या तो सभी में नॉर्मल स्कीम आप लेंगे या सभी में कंपोजिशन स्कीम आप पे अप्लाई होगी। Any intimation in respect of any place of business in a state or union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same PAN। जहाँ पे भी आप एक PAN नंबर से जो GST चला रहे हैं इंडिया में, वहाँ पे डीम टू बी एज्यूम होगा कि आप कंपोजिशन स्कीम में आ चुके हैं। द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और 1 अप्रैल से आप पे कंपोजिशन स्कीम अप्लाई हो जाएगी। अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आप GST नंबर अगर ले रहे हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए, कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। आपने पढ़ लिया था अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हैं तो जिस दिन आप अप्लायबल हुए उसी दिन से आप पे कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलने लग जाएगा। दिस टाइम बीइंग एनी टाइम फॉर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जो पहली बार GST नंबर ले रहा है वो तो अगस्त में भी ले सकता है GST नंबर, मान लीजिए सितंबर में ले सकता है, क्योंकि मेरा टर्नओवर एक्सीड हुआ था सितंबर में जाके, तो मैं सितंबर में तो लूँगा GST नंबर, अप्रैल में थोड़ी। पर जो पहले से ही रजिस्टर्ड है GST में, उसको तो पहले इंटीमेट करना होगा मार्च में कि मैं 1 अप्रैल से क्या लेना चाहता हूँ, कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ। एंड कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट, और कंपोजिशन स्कीम इफेक्टिव होगी फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन की। अगर आप पहली बार GST में नंबर ले रहे हैं और सीधे कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस दिन से GST आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट आपको मिलने लग जाएगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन थे यानी पहले से आपने GST नंबर ले रखा था, यानी पहले आप नॉर्मल रेट से दे रहे थे टैक्स, पर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा था, अब आप चाह रहे हैं कि मैं तो नॉर्मल रेट से नहीं दूंगा, मैं तो कंपोजिशन ही लूँगा, तो कम रेट से दूंगा, तो फिर आप को फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही बताना होगा डिपार्टमेंट को। And composition levy shall be effective from the beginning of the said financial year. Intimation for opting to pay tax under composition scheme must be filed, आपको इन्फॉर्म करना होगा डिपार्टमेंट को प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से पहले, फॉर विच सेड ऑप्शन एक एक्सरसाइज, कि आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर आप पहली बार GST नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, और जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे उस दिन से आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और आपने पढ़ी ली, अगर 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर देते हैं, जिस दिन आप लायबल हुए GST रजिस्ट्रेशन नंबर देने के लिए, उसके विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं, तो जिस दिन आप लायबल हुए थे उसी दिन से आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलने लग जाएगा। अगर 30 दिन बाद अप्लाई करते हैं तो जिस दिन आपको नंबर मिला वहाँ से आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, आपके पास पहले से GST नंबर था, यानी आप नॉर्मल स्कीम से दे रहे थे GST, अब आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो फिर आपको पहले बताना होगा डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल शुरू होने से पहले, और 1 अप्रैल से आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रीड विद रूल 6। वैलिडिटी मतलब अगर मैंने एक बार कंपोजिशन स्कीम ले ली तो वो कब तक वैलिड होगी, मैं कितने साल तक या कितने महीनों तक
कंपोजिशन स्कीम यानी कम रेट से दे सकता हूँ जीएसटी। तो जब तक आपका टर्नओवर जो 1.5 करोड़ और 75 लाख की लिमिट है उसे क्रॉस नहीं होता, और सर्विस के केस में 50 लाख की लिमिट से क्रॉस नहीं होता, आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ही 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा टर्नओवर, जैसे आप 15 अक्टूबर को आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी, और फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिलने लग जाएगा। क्योंकि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रहते हैं तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि आप आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते, बिल में कस्टमर से टैक्स शो नहीं कर सकते कि मैंने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया है, क्योंकि आप बिल ऑफ सप्लाई देंगे। तो जब आउटपुट टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहे तो इनपुट का बेनिफिट नहीं देते हैं। कंपोजिशन स्कीम डीलर को इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, जो खरीदने पे वो टैक्स देता है। पर अगर आप एक बार इनपुट कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हैं तो आप आउटपुट टैक्स पे करेंगे नॉर्मल रेट से, और आपको इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। Withdrawal from the composition scheme by a taxpayer who cease to satisfy any of the prescribed condition। अगर आप कोई भी कंडीशन तोड़ देते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। पहला, द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू पे अमाउंट अंडर कंपोजिशन लेवी शैल रिमेन वैलिड। आपका ये जो आपने कंपोजिशन स्कीम चुनी है ये ऑप्शन वैलिड रहेगा एज सो लॉन्ग एज ही, जब बहुत लंबे समय तक, सो लॉन्ग एज ही सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन मेंशन इन द रेलेवेंट सेक्शन एंड रूल। जो सेक्शन 10 है और जो उसके रूल हैं, अगर वो सारी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो यानी आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रहा है, आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल नहीं कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो अगर वो सारी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, द ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम लैप्स, उस दिन ऑप्शन जो आप कंपोजिशन स्कीम का खत्म हो जाएगा, फ्रॉम द डे, उस दिन से, ऑन विच एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड हो जाएगा स्पेसिफाइड लिमिट। जो पड़ा था आपने 1.5 करोड़, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उत्तराखंड 75 लाख, और जो सर्विस के केस में 50 लाख, इससे ज़्यादा हो जाएगा आपका टर्नओवर, तो आप कंपोजिशन स्कीम से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट, और एक बार अगर बाहर हो गए तो फिर आपको 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होगा डिपार्टमेंट को कि अब मैं कंपोजिशन स्कीम से में नहीं रहा, और फिर आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा। सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, रेगुलर स्कीम यानी नॉर्मल स्कीम से देना होगा, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, फ्रॉम द डे, उस दिन से, ही सीज टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, जिस दिन आप कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी अगर आप इंटर स्टेट सेल करने लग गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचने लग गए, तो भी आप बाहर हो जाएंगे कंपोजिशन से, आपने पढ़ा था, और फिर नॉर्मल रेट से देना होगा जीएसटी प्रेस्क्राइब फॉर कंपोजिशन लेवी। ही शैल इशू टैक्स इनवॉइस, फिर आप बिल बना के देंगे, क्योंकि आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए तो आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जब आप पढ़ चुके हैं, जिस बिल में टैक्स को अलग से दिखाया जाता है अमाउंट के साथ, वो होता है टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर। फर्दर ही रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंटीमेशन, आपको इंटीमेशन देनी होगी डिपार्टमेंट को फॉर विड्रॉवल फ्रॉम द स्कीम, कि आप अब स्कीम से बाहर हो रहे हैं, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 7 days ऑफ द अकरेंस ऑफ सच इवेंट। तो इफेक्टिव डेट अब किस दिन से आप पे लग जाएगा ये नॉर्मल रेट, तो जिस दिन आप जैसे ही बाहर होंगे उस दिन से आप पे अप्लाई हो जाएगी नॉर्मल रेट की स्कीम। द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉवल फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट, जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हुए, शैल बी द डेट, ये वो डेट होगी इंडिकेटेड बाय हिम, जो कि आपने बताई थी इन हिज इंटीमेशन, बट सच डेट मे नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटीमेशन इज बीइंग फाइल्ड। पर फाइनेंशियल ईयर से पहले के से नहीं हो सकती ऑब्वियसली। जब आप जिस भी दिन, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस भी दिन आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ है, कोई कंडीशन आपने तोड़ दी जो कंपोजिशन स्कीम के लिए जरूरी थी, तो उस दिन आपको इंटीमेट करेंगे 7 दिन के अंदर। तो जिस दिन आप ने कंपोजिशन स्कीम का कोई भी रिस्ट्रिक्शन तोड़ा, कोई भी कंडीशन तोड़ी, आप सीधे नॉर्मल रेट से लायबल हो जाएंगे जीएसटी देने के लिए। ये नहीं कि 1 अप्रैल से बैक डेट से लायबल होंगे, जिस दिन भी आपने तोड़ी वो स्कीम, जिस दिन आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ या आप इंटरेस्टेड करने लगे लाइक दैट, तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे और नॉर्मल रेट से आपको जीएसटी देना होगा। Withdrawal from the composition scheme by a taxpayer who intend to withdraw from the said scheme। अब मान लीजिए आपका टर्नओवर तो एक्सीड नहीं हो रहा है, पर अब अपनी इच्छा से बाहर होना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम से, तो अब हो सकते हैं, आपको इंटीमेट करना होगा बस। द रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड, जो चाहता है, टू विदड्रॉ, बाहर निकलना, फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल बिफोर द डेट ऑफ सच विदड्रॉवल, जिस भी डेट से आप बाहर आना चाहते हैं, फाइल एन एप्लीकेशन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, आपको डिपार्टमेंट को बताना होगा कि अब मैं कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं लेना चाहता। द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉवल फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट, यानी कौन सी डेट से यहाँ पे नॉर्मल स्कीम अप्लाई हो जाएगी, शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन एप्लीकेशन, जिस दिन आप एप्लीकेशन में लिखेंगे कि 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर, जिस भी दिन आप बाहर होना चाहिए चाहते हैं,
बट सच डेट मे नॉट बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल, पर यही बैक डेट से नहीं हो सकती ना, 1 अप्रैल से पहले थोड़ी हो सकती है। इन विच सच एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल इज बीइंग फाइल्ड, यानी कभी भी बैक डेट से आप पे नहीं मिलेगा बेनिफिट। जिस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना चाहते हैं उसी दिन से आपको नॉर्मल रेट का बेनिफिट दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन, डिनाइल मतलब मना कर रहा है ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बाय टैक्स अथॉरिटी। इस बार टैक्स अथॉरिटी की बात हो रही, मान लीजिए जो जीएसटी ऑफिसर है उसे डाउट है कि आपका टर्नओवर तो एक्सीड हो रहा है, पर आप जानबूझ के टर्नओवर छुपा रहे हैं, कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं अकाउंट में, आप सेल जानबूझ के कम दिखा रहे हैं ताकि कम रेट से जीएसटी देना पड़े और कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल जाए। तो फिर उसको डाउट है डिपार्टमेंट को, तो वो पहले आपको एक नोटिस भेजेंगे जिसे शो कोज नोटिस कहा जाता है, कारण बताओ नोटिस, कि कारण पूछा जाता है कि बताइए हम आपकी कंपोजिशन की वापस क्यों ना लें, हम आपके साथ ऐसा क्यों ना करें। तो आपको शोकॉज नोटिस आएगा और शोकॉज नोटिस का आपको जवाब देना होगा। अगर उस जवाब में आप प्रॉपर अथॉरिटी को, टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हैं तब तो आपका कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे और आपको नॉर्मल रेट से जीएसटी देना होगा। Where the proper officer has reason, proper officer को विश्वास है to believe that the registered person was not eligible to pay tax under composition scheme, कि आपको composition scheme का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और has contravened मतलब तोड़ दिया है, कोई लॉ तोड़ा है, the provision of the CGST Act और provision of this chapter, या आपने कोई लॉ तोड़ दिया, जो कंडीशन लगाई गई है composition scheme की वो आपने तोड़ दी, जैसे आप इंटरस्टेट सेल करने लग गए। ही में इशू शो कॉज नोटिस, तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस भेज सकता है, कारण बताओ नोटिस टू सच पर्सन अपॉन रिसिट ऑफ रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस। अगर जब आप रिप्लाई करेंगे शो कॉज नोटिस का, द प्रॉपर ऑफिसर शेल पास एन ऑर्डर, फिर उसके वो ऑर्डर पास करेगा, आइदर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई, या तो वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई हो जाएगा तो आप कंपोजिशन स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं, और डिनाइंग मना कर देगा तो ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, या फिर आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन और फ्रॉम द डेट ऑफ द इवेंट कंसर्निंग सच कंट्रावेंशन एज द केस में बी। जिस भी दिन वो आपने कंडीशन तोड़ी थी उस दिन से, या जिस दिन उसने डेट बताई उस दिन से आप बाहर हो जाएंगे। इन केस ऑफ डिनाइल ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवल बाय टैक्स अथॉरिटी, मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो रहे हैं, तो इफेक्टेड डेट ऑफ सच डिनाइल शैल बी फ्रॉम अ डेट, वो उस डेट से आप बाहर होंगे, इंक्लूडिंग इन रेट्रोस्पेक्टिव डेट। कोई बैक डेट भी बता सकता है, प्रॉपर ऑफिसर ये भी बोल सकता है, जैसे आज 3 सितंबर है पर वो कह रहा है कि नहीं आप हमारे अकॉर्डिंग तो आप 1 जुलाई से इंटरेस्ट रेट सामान बेचने लगे थे, तो बैक डेट से भी ये डिसीजन आप पे अप्लाई हो सकता है। तो फिर जुलाई से अब तक का जो टैक्स है नॉर्मल रेट से देना पड़ेगा, प्लस आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा इतने दिन का, राइट। The effective date of such denial shall be from date including any retrospective date, मतलब बैक डेट से भी हो सकती है डेट, as may be determined by tax authority. However, such effective date shall not be prior to the date of contravention of the provision CGST. पर जिस दिन आपने कंडीशन तोड़ी उससे पहले नहीं जा सकता प्रॉपर ऑफिसर। आपने जुलाई में तोड़ी थी, इंटरेस्ट रेट सेल करने लगे, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो 1 अप्रैल से तुमसे नॉर्मल रेट से टैक्स लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आपने गलती करी उस दिन से ले सकता है वो आपसे नॉर्मल रेट से टैक्स, उससे पहले की डेट से नहीं ले सकता है। फिर आपको इन्फॉर्म करना होगा डिपार्टमेंट को कि आपके पास कौन कौन सा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है जिस पे इनपुट टैक्स दे रखा है, क्योंकि फिर आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट मांगेंगे, इससे आपको इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि आप नॉर्मल रेट से दे रहे हैं जीएसटी। अब इन ईच ऑफ द अबव केस सच पर्सन मे फर्निश अ स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट देना होगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग यानी इंक्लूडिंग डिटेल देनी होगी स्टॉक ऑफ इनपुट, कि आपके पास क्या क्या रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स पड़ा हुआ है, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स यानी WIP में, और फिनिश गुड्स जो आप बना बनाया सामान रखा हुआ है हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज विड्रॉ, जिस दिन आपने ऑप्शन वापस लिया या डिपार्टमेंट ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि अब आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको ये स्टेटमेंट भर के देना होगा फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द ऑप्शन इज विड्रॉन, जिस दिन ये ऑप्शन वापस लिया गया, और फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर डिनाइंग कंपोजिशन स्कीम से मना किया गया। Any intimation application for withdrawal or denial of the option to pay tax under section 10 in respect of any place of business in any state, आपके 10 स्टेट में बिजनेस है, किसी भी स्टेट में आप ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इंटीमेशन देंगे, तो ये डीम टू बी अज्यूम होगा कि सभी 10 स्टेट से आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए। हर स्टेट को सेपरेट इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। और यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम टू बी एन इंटीमेशन, ये इंटीमेशन अज्यूम किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लेसेस, के आपने सभी प्लेसेस के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, बिजनेस रजिस्टर ऑन द सेम पैन। Composition scheme to be adopted uniformly by all registered person having the same PAN, proviso to section 10 subsection 2 and proviso to section 10 subsection 2। ये तो पढ़ ही लिया कि हर स्टेट में, जितने भी स्टेट में आपके बिजनेस चल रहे हैं सबके लिए कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि राजस्थान में कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं, मध्य प्रदेश में नॉर्मल स्कीम ले रहे हैं, फिर महाराष्ट्र में कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।
और रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, तो एक पैन नंबर से जितनी भी जगह आपके बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया में, हैव टू मतलब कंपलसरी होगा चुनना, कंपोजिशन स्कीम लेनी ही पड़ेगी। इफ वन सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ फॉर नॉर्मल स्कीम, ऐसा नहीं होगा कि आप एक के लिए नॉर्मल स्कीम ले लेंगे, अदर बिकम इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, फिर अदर्स के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी अदर्स के लिए भी आपको फिर नॉर्मल स्कीम ही लेनी होगी। यानी कहना चाह रहा है पैराग्राफ कि एक स्टेट में अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली तो डीम टू बी अज्यूम होगा दूसरे स्टेट में भी कंपोजिशन स्कीम आप पे अप्लाई हो गई। या पढ़ चुके हैं कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 कि बिल बनाते टाइम आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं पब्लिक से, क्योंकि आप पब्लिक को बिल ऑफ सप्लाई देंगे। टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन स्कीम ले रहा है, शैल नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट बायर, से कोई टैक्स आप नहीं लेंगे ऑन सप्लाई मेड बाय हिम। इट इम्प्लाइज दैट अ कंपोजिशन सप्लायर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, के कहने का मतलब है कि टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। जीएसटी में दो ही बिल होते हैं, तो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस में जब कोई पर्सन टैक्स का अमाउंट शो करता है बिल में कि वो आपसे गुड्स की वैल्यू कितनी ले रहा है और टैक्स की वैल्यू कितनी ले रहा है, अलग से टैक्स दिखाता है, तो ऐसे बिल को जीएसटी में टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। और अगर बिल को बनना जाता है जैसे 10,000 अलग से टैक्स नहीं दिखाया जा रहा है, तो ऐसे बिल को बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। और कंपोजिशन स्कीम डीलर आपको बिल ऑफ सप्लाई देगा। कंपोजिशन स्कीम डील सप्लाई कैन नॉट एंटर इनटू क्रेडिट चेन, यानी क्रेडिट चेन मतलब इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप नहीं ले सकते, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि आप कम रेट से दे रहे हैं जीएसटी, तो जो खरीदने पे आप इनपुट टैक्स दे रहे हैं वो उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, इन केस आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी इन केस ऑफ इरेगुलर अवेलमेंट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। अगर आपने गलत तरीके से कंपोजिशन स्कीम ली है, गलत फायदा उठाना चाह रहे थे, तो आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग, जो बाद में पढ़ेंगे। यानी अगर फ्रॉड किया था, आपने कपट किया था, धोखा देना चाह रहे थे डिपार्टमेंट को, तो ज़्यादा हैवी पेनल्टी लगेगी। अगर बाय मिस्टेक हुआ तो कम पेनल्टी आपको देनी होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।